ओपन योर पेज नंबर 84 ऑफ योर बुक। बुक से बेटा 84 नंबर पेज को आप ओपन करके रखेंगे, ठीक है। सो आवर टुडेज टॉपिक इज विंड करंट आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। जो हमारे जो विंड करंट है वो अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ की वजह से जनरेट होते हैं। तो ये आज का हमारे टॉपिक रहेंगे एंड देन वी विल डिस्कस अबाउट थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन, फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जो एयर है वो हीट करने पे एक्सपेंड होती है। वार्म एयर इज लाइटर देन द कूलर एयर एंड एयर एक्सर्ट प्रेशर। एयर जो है वो अर्थ पे प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये टॉपिक हमने कल डिस्कस किए थे। तो आज हम लर्न करेंगे विंड करंट्स आर जनरेटेड ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ। दीज सिचुएशन आर, फर्स्ट है अनइवन हीटिंग बिटवीन द इक्वेटर एंड द पोल। अब ये एसएस में ज्योग्राफी के अंदर भी आप पढ़ते हैं बेटा अर्थ स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। अब अर्थ क्या है, हम नियरली स्फेरिकल इसको मान के चलते हैं। तो स्फीयर का जो टॉप और जो बॉटम जो है हमारे पास, उसको तो हम नॉर्थ पोल साउथ पोल कहते हैं। और एक इमेजिनरी लाइन जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दैट इज नोन एज इक्वेटर। तो जो इक्वेटर और पोल के बीच में जो अनइवन हीटिंग होती है कि कोई पर्टिकुलर रीजन हमारे पास बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और किसी पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर कम होता है, इससे अनइवन हीटिंग होती है। तो अनइवन हीटिंग between the equator and the pole. You might have learned in geography that the region closer to the equator get maximum heat from the sun. जो इक्वेटर का जो अर्थ के इक्वेटर के रीजन है, नियर का जो रीजन है, वहां पे सन से बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट पहुंचती है और बहुत ज्यादा रीजन गर्म हो जाता है। द एयर इन दिस रीजन गेट्स वार्म। इस पर्टिकुलर रीजन की एयर बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। द वार्म एयर rises. The air in this region gets warm. The warm air rises and the cooler air from the region in a 0 to 30 degree latitude belt on either side of the equator moves in. अब जो इक्वेटर के नजदीक का जो रीजन है, वहां से जो वार्म एयर है वो गर्म होकर ऊपर की तरफ उठ जाती है, और जो कूल एयर है फ्रॉम द रीजन इन 30 डिग्री लैटिट्यूड। अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड ये ज्योग्राफी में आप अच्छे से क्लियर कर चुके होंगे। अगर नहीं है तो बेटा ये फिगर है आपके पास 8.8, ये देख सकते हैं। बीच में जो सेंटर लाइन है दैट इज द इक्वेटर, और इक्वेटर से अबव और इक्वेटर से बिलो एरो किसकी तरफ है, इक्वेटर की तरफ है। क्योंकि जैसे जैसे इक्वेटर से अबव और इक्वेटर से बिलो हम आएंगे तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स द पोल, और पोल का जो रीजन होता है वो बहुत कोल्ड रीजन है। तो कोल्ड रीजन से एयर किसकी तरफ जा रही है, हॉट रीजन की तरफ, टुवर्ड्स द इक्वेटर 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड बेल्ट के अंदर। ऑन ईदर साइड ऑफ द इक्वेटर मूव्स इन, इनवर्ड वो मूव करेंगी। दीज विंड्स ब्लो फ्रॉम नॉर्थ एंड साउथ टुवर्ड्स द इक्वेटर।
तो नॉर्थ से और साउथ जो हमारा जो रीजन है वहां से इक्वेटर की तरफ ये एयर मूव करेंगी, विंड मूव करेंगी। एट द पोल द एयर इज कोल्डर देन दैट द लैटिट्यूड अबाउट 60 डिग्री। अब जो 60 डिग्री लैटिट्यूड है उसके कंपैरिजन में जो ठंडी हवाएं हैं वो कहां पे होंगी? पोल पे होंगी। द वार्म एयर at these latitude rises up and the cold wind from the polar region rushes in to take its place। तो 60 डिग्री लैटिट्यूड की एयर बहुत ज्यादा गर्म होती है, तो यहाँ से जो हॉट एयर है वो क्या होगी? ऊपर की तरफ उड़ जाएंगी और उसकी जगह लेने के लिए पोल से 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ कोल्ड एयर चलेंगी। द कोल्ड विंड फ्रॉम द पोल रीजन रसेज इन टू टेक इट प्लेस इन दिस तो इस तरह से वार्मर रीजन की तरफ, यानी कि कोल्ड रीजन से वार्मर रीजन की तरफ एयर सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो लुक एट द फिगर 8.8 केयरफुली। तो इस पर आप देख सकते हैं कि विंड की डायरेक्शन। तो पहले आप 0 से 30 डिग्री लैटिट्यूड पे देखिए कि नॉर्थ साइड से और साउथ साइड से जो एरो है वो किसकी तरफ है? इक्वेटर की तरफ। तो इक्वेटर की तरफ एयर चलेगी। उसके बाद आप 60 डिग्री लैटिट्यूड पे जाएं तो पोल से और 60 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ कोल्ड एयर फिर से वहां पे इस तरह से आ जाती है। तो इस तरह से कोल्ड रीजन से वार्म रीजन की तरफ अनइवन हीटिंग की वजह से एयर सर्कुलेट करती है। The winds would have blown in a north-south direction from north to south। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में विंड क्या होगी? ब्लो करेगी। A change in the direction is however caused by the rotation of earth। रोटेशन ऑफ अर्थ भी है क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती रहती है, तो इसकी वजह से भी डायरेक्शन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। सेकंड जो है अनइवन हीटिंग का है, दैट इज लैंडेड वाटर। ये तो हमने पोलर रीजन और इक्वेटर रीजन के बारे में हमने पढ़ा है। नेक्स्ट है हमारे पास अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर। जो हमारा जो लैंड है और वाटर है उस पर भी अनइवन हीटिंग होती है। सो वी ऑल नो अबाउट द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज किस तरह से होती है हमारे पास? वो भी अनइवन हीटिंग ऑफ वाटर एंड लैंड की वजह से होती है। सो ड्यूरिंग द डे टाइम, व्हाट हैपन ड्यूरिंग द डे टाइम? लैंड becomes warmer quickly as compared to the सी वाटर। सी वाटर के कंपैरिजन में जो लैंड का जो एरिया है वो जल्दी से गर्म हो जाता है। एंड द हॉट एयर राइजेस अप। जो हॉट एयर है वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, तो उसका प्लेस लेने के लिए जो हमारा जो सी की जो एयर है, कूल एयर, तो कूल एयर फ्रॉम सी मूव टुवर्ड्स लैंड, तो इसको हम क्या कहेंगे? सी ब्रिज। रात के टाइम पे रिवर्स हो जाता है। रात के टाइम पे जो लैंड है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और जो सी के अबव की एयर है वो क्या रहती है? वो गर्म रहती है। तो जो गर्म हवा है अबव द सी लेवल, इट राइजेस अप, और उसका प्लेस लेने के लिए कौन कौन सी एयर आएगी? कूल एयर फ्रॉम लैंड। तो लैंड से सी की तरफ क्या चलेगी? एयर मूव करेगी। दिस इज नोन एज लैंड ब्रिज। तो ये जो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज हैं ये भी किसकी वजह से हैं? अनइवन हीटिंग ऑफ वाटर एंड लैंड। तो वाटर की खासियत है बेटा, ये गर्म होने में भी ज्यादा टाइम लेता है और ठंडा होने में भी ज्यादा टाइम लेता है। तो इसीलिए दिन के टाइम पे ये गर्म होता रहता है, गर्म होता रहता है। और जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और वो ठंडी भी जल्दी हो जाती है। रात के टाइम पे जो वाटर है वो ठंडा होने में ज्यादा टाइम लेगा और जो लैंड है वो जल्दी से ठंडी हो जाएगी। तो इसलिए अनइवन हीटिंग की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। You have read about the sea breeze and the land breeze in chapter 4। वहां पे हमने डिटेल में इसको किया है। In summer, near the equator, the land warm up faster and most of the time the temperature of the land is higher than that the water in the ocean। तो इक्वेटर के नजदीक की जो लैंड है मोस्ट ऑफ द टाइम वार्मर रहती है एज कंपेयर टू द वाटर इन द ओशियन। जो ओशियन के अंदर वाटर है, द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड एंड राइजेस। गर्म होके ऊपर की तरफ उड़ जाती है
This causes the wind to flow from the ocean towards the land. तो इसकी वजह से क्या होता है, जो विंड है वो ओशियन की तरफ से लैंड की तरफ चलती है. दीज आर मानसून विंड. तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, मॉनसून विंड हम इनको बोलते हैं. ठीक है, तो सी ब्रिज लैंड ब्रिज तो एक छोटा सा टॉपिक हमने डिस्कस किया था. तो अब पूरे अगर अर्थ की हम बात करें तो अर्थ पे जो मॉनसून जो विंड चलती हैं वो अब कहाँ से चलेंगी, फ्रॉम द सी टुवर्ड्स लैंड. ये एक तरह की सी ब्रिज हैं. ठीक है, तो द वर्ड मॉनसून ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड मौसम विच मीन्स सीजन. मौसम का मीनिंग क्या होता है, सीजन. ये अरेबिक वर्ड से ड्राइव किया गया है. इन विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड गेट्स रिवर्स्ड. विंटर में डायरेक्शन ऑफ विंड्स क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है. क्योंकि विंटर टाइम में क्या होगा भाई, इन द विंटर द डायरेक्शन ऑफ विंड गेट्स रिवर्स. इट फ्लो फ्रॉम द लैंड टू द ओशियन. लैंड से ओशियन की तरफ मूव करती है. ठीक है, विंटर में, विंटर सीजन में लैंड क्या है, वो जल्दी से ठंडी हो जाती है. ओशियन की एयर जो है थोड़ी वार्म रहेगी. ओशियन की एयर अगर वार्म होगी तो इट गेट्स राइजेस अप, ऊपर की तरफ उड़ जाएगी. तो कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव टुवर्ड्स द ओशियन. ये विंटर के टाइम पे इस तरह से होगा. तो द विंड फ्रॉम द ओशियन कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन्स. तो जो मॉनसून विंड हैं समर सीजन में जो चलती हैं ओशियन से लैंड की तरफ, उनके अंदर काफी मॉइस्चर होता है और वो रेन लेके आने में सहायक होती है. तो उन्हीं की वजह से बारिश होती है, जो समर सीजन में, रेनी सीजन में जो बारिश होती है. तो इट इज द पार्ट ऑफ वाटर साइकिल. और ये वाटर साइकिल का ही पार्ट है. द मॉनसून विंड कैरी वाटर एंड इट रेन्स. मॉनसून विंड क्या लेके आती हैं, वाटर लेके आती हैं, और उसी की वजह से क्या होता है, बारिश होती है. क्लाउड ब्रिंग रेन एंड गिव अस हैप्पीनेस. फार्मर इन आवर कंट्री डिपेंड मेनली ऑन रेन फॉर देयर हार्वेस्ट. तो हमारी कंट्री में जितने भी फार्मर्स हैं, किसान हैं, वो भी बहुत ज्यादा रेन पे डिपेंड करते हैं. देर आर मैनी फोक सॉन्ग एसोसिएटेड विद क्लाउड्स एंड रेन. तो हमारे जो लोकल लेवल पे या क्षेत्रीय लेवल पे बहुत सारे गीत हैं, लोक गीत जिनको हम बोलते हैं, वो भी बारिश और बादलों के बारे में बहुत सारे लोक गीत प्रसिद्ध हैं. इफ यू नो सच ए सॉन्ग हेयर इज वन फॉर यू. ठीक है, अगर आप भी कोई ऐसा गाना जानते हैं तो आप भी उसको गुनगुना सकते हैं. तो एक सॉन्ग यहाँ पे आपकी बुक में भी है. लुक एट द पेज नंबर 86. ठीक है बेटा, तो ये सॉन्ग तो मैं यहाँ पे नहीं डिस्कस करूंगा, ब्लू बॉक्स में है, ये अपने आप आपने डिस्कस करना है. ठीक है, तो कुछ एक यहाँ पे मैप हमारे पास गिवन है. जुलाई, जुलाई इज द रेनी सीजन. ठीक है, तो किस तरह से ओशियन से लैंड की तरफ, यह हमारे भारत का जो मैप है, इसमें किस तरह से मानसून विंड चलती है. लुक एट द 8.9, फिगर 8.9. uneven heating of land, especially the Rajasthan desert, generate monsoon winds from the southwest direction in the summer. साउथ से लेके वेस्ट डायरेक्शन की तरफ जाएंगी. दीज विंड्स कैरी लॉट्स ऑफ वाटर फ्रॉम द इंडियन ओशियन. जो हमारा हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है, वहां से बारिश लेके आती है. ठीक है, इस तरह से रहेंगे हमारे पास. लुक एट द डायग्राम 8.10. uneven heating of land and water in the winter. विंटर में क्या होता है, जनरेट्स विंड्स फ्रॉम साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट. नॉर्थ वेस्ट जो कोल्डर लैंड है, these colder winds carry little water and hence bring small amount of rain in winter. तो विंटर में बहुत कम ही बारिश हो पाती है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में इनके अंदर मॉइस्चर होता है. तो ये कहाँ पे डायरेक्शन है, फ्रॉम लैंड टू सी, विंटर सीजन में, जो अब जो सीजन जो चलता है. अब जो बारिश होगी वो मॉनसून विंड की वजह से नहीं है. तो दीज आर द डायरेक्शन ऑफ विंड ड्यूरिंग समर एंड विंटर. However, it is not always a happy ending. ये हमेशा हैप्पी भी नहीं है. तो जब बहुत ज्यादा अमाउंट में रेन हो जाए तो वो प्रॉब्लम भी क्रिएट करती है. रेन ऑफन क्रिएट प्रॉब्लम्स. कैन यू लिस्ट सम ऑफ द प्रॉब्लम. तो वन ऑफ द प्रॉब्लम इज फ्लड. फ्लड आ जाता है, तो फ्लड से क्या होगा, बहुत ज्यादा डैमेज वो क्रिएट करता है.
So you can discuss the cause and the solution of the problem with your teacher and parents. In the in nature itself, there are certain situations that can sometimes create disaster and pose threat to human and animal and plant life. तो बहुत सारी डिजास्टर्स सिचुएशन नेचर के अंदर हो जाती है जिससे ह्यूमन, एनिमल और प्लांट लाइफ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है. लेट अस स्टडी टू सिचुएशन. वैसी ही दो सिचुएशन है हमारे पास, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन्स. तो ऐसी ही सिचुएशन कौन सी रहेंगी हमारे पास, थंडरस्टॉर्म एंड साइक्लोन. So let us discuss about thunderstorm and cyclone. Thunderstorm and cyclones. Thunderstorm and cyclones. Thunderstorm developed in hot, humid, tropical area like India very frequently. जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है, इक्वेटर के नियर का जो रीजन है वो हॉट एंड ह्यूमिड होता है. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और पोल वाला जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था. तो ट्रॉपिकल का जो रीजन है वो हॉट और ह्यूमिड होता है. वहां पे थंडरस्टॉर्म आते रहते हैं बहुत जल्दी जल्दी, फ्रीक्वेंटली मीन्स बहुत कम समय में थंडरस्टॉर्म आते हैं. द राइजिंग टेम्परेचर प्रोड्यूस स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड्स. जो टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर है उसकी वजह से स्ट्रॉन्ग अपवर्ड राइजिंग विंड होती है, क्योंकि हॉट एयर, हाई टेम्परेचर की वजह से जो एयर है इट बिकम्स वेरी हॉट एंड राइजेस अप. और उस अपवर्ड मूवमेंट की वजह से स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवाएं चलती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में. दीज विंड कैरी वाटर ड्रॉपलेट्स अपवर्ड. वो वाटर ड्रॉपलेट्स को ऊपर की तरफ लेके जाती हैं. वेयर दे फ्रीज, जहां पे वो बिल्कुल फ्रीज हो जाती हैं. एंड फॉल डाउन अगेन, दोबारा से फ्रीज होते ही इट बिकम हैवियर, और हैवी वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे की तरफ गिरती हैं. द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ द फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स along with the rising air create lightning and sound. अब ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, इनकी जो वाटर ड्रॉपलेट्स की जो फॉलिंग मूवमेंट है उसकी वजह से क्या क्रिएट होता है, लाइटनिंग एंड साउंड, थंडर जिसको हम बोलते हैं. तो बिजली गरजती है और बहुत तेज आवाज भी पैदा होती है. इट इज दिस इवेंट दैट वी कॉल अ थंडरस्टॉर्म. इस सिचुएशन को हम थंडरस्टॉर्म कहते हैं. दिस इज द न्यू इंपॉर्टेंट टर्म आपकी है यहाँ पे भी. व्हाट इज थंडरस्टॉर्म? द मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर ड्रॉपलेट along with rising air create lightning and sound. This situation is known as thunderstorm. तो इसको हम क्या कहेंगे, थंडरस्टॉर्म कहेंगे. तो यहाँ से आपको थंडरस्टॉर्म की इंपॉर्टेंट टर्म मिलेगी बेटा. तो कैसे होता है कि जो ट्रॉपिकल रीजन का जो एरिया है वहां का टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, और हाई टेम्परेचर की वजह से जो एयर है इट बिकम्स वार्म एंड लाइटर. तो वो गर्म और लाइट हो जाती है, इसकी वजह से वो ऊपर की तरफ उठती है. तो अपवर्ड मूवमेंट जो होती है वो बहुत तेज हवाएं चलती हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन, और वो अपवर्ड डायरेक्शन में अपने साथ वाटर ड्रॉपलेट को लेके जाती हैं. जैसे ही वो हाई एल्टीट्यूड पे पहुंचेगी, बहुत ज्यादा हाइट पे पहुंच जाती है स्पेस के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर, तो इट बिकम्स वेरी कूल एंड फ्रीजिज. और फ्रीज होके वो क्या बन जाती हैं, हैवियर वाटर ड्रॉपलेट हो जाती हैं. तो जैसे वो वाटर ड्रॉपलेट नीचे की तरफ गिरती हैं इट क्रिएट लाइटनिंग एंड साउंड. दिस सिचुएशन ऑफ द एटमॉस्फेयर इज नोन एज थंडरस्टॉर्म. इसी सिचुएशन को हम थंडरस्टॉर्म कहेंगे. इफ अ स्टॉर्म is accompanied by lightning, we must take the following precaution. अगर लाइटनिंग भी आती है किसी स्टॉर्म में, किसी तूफान में लाइटनिंग होती है, तो उस केस में हम कौन कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कौन सी सावधानियां हम वहां पे लेंगे. Do not take shelter under isolated tree. If you are in a forest, take shelter under small tree. Do not lie on a ground. ठीक है, जो बहुत बड़े से जो ट्री हो, ठीक है,
या एकांत से एरिया में कोई ट्री है, ऐसी ट्री के नीचे लेना चाहिए, उसके नीचे नहीं बैठना चाहिए, लाइटनिंग बिजली गिर सकती है ड्यूरिंग द लाइटनिंग। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विद ए मेटेलिक एंड। जो हमारी जो छाता है, अगर उसमें वो मेटल की रोड लगी हुई है जो बाहर की तरफ वो निकली होती है छत से, ऐसी अम्ब्रेला भी हमें यूज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेटल्स पे भी अगर लाइटनिंग बिजली गिर जाती है तो मेटल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिक शॉक हमें लग सकता है। डू नॉट सिट नियर अ विंडो, खिड़की के नजदीक भी हमने नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैराजेज, स्टोरेज शेड्स, मेटल शेड्स आर नॉट सेफ प्लेस फॉर शेल्टर। अगर ओपन गैराज है, स्टोरेज का जहाँ पे हम सामान रखते हैं, मेटल्स वगैरह वहाँ पे हैं, या मेटल के शेड हैं, उसके नीचे भी हमें नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि मेटल्स पे भी अगर बिजली गिर जाती है तो वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, तो इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। अ कार और ए बस इज सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। हाँ, कार या बस के अंदर हम शेल्टर छुपने की जगह ले सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा सेफ प्लेस होता है। इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड द बिल्डिंग। अगर आप ऐसे पूल वगैरह में या किसी रिवर में, वाटर बॉडी में हैं, वाटर के अंदर हैं, तो वहां से निकल के बिल्डिंग के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि अगर वाटर में भी लाइटनिंग गिर जाती है तो वो भी इलेक्ट्रिक शॉक का एक रीजन हो सकता है। तो दीज आर द प्रिकॉशन विच वी कैन टेक ड्यूरिंग लाइटनिंग। लाइटनिंग में जो प्रिकॉशन हम ले सकते हैं। हाउ ए थंडरस्टॉर्म बिकम साइक्लोन। किस तरह से एक थंडरस्टॉर्म साइक्लोन बन जाता है। यू नो दैट द वाटर रिक्वायर्ड हीट when it changes from liquid to वेपर स्टेट। जब वाटर को लिक्विड से वेपर स्टेट में जाना है तो उसको क्या चाहिए, उसको हीट चाहिए। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन द वाटर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। क्या वाटर हीट को प्रोड्यूस करता है या हीट देता है जब वो कंडेंस होके दोबारा से लिक्विड बन जाता है। डज द वाटर गिव बैक हीट व्हेन वेपर कंडेंसेस इनटू लिक्विड। कि वाटर वेपर से जब लिक्विड वाटर बनता है, क्या उस टाइम पे जो उसने हीट ली थी क्या वो वापस देता है इस हीट को, ये क्वेश्चन आपने सोचना है। कैन यू रिकॉल एनी एक्सपीरियंस टू योर स्पॉट दिस। क्या ऐसा इसका कोई रीजन आप दे सकते हैं। सो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। तो स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन बेटा नेक्स्ट पेज पे है, तो उससे पहले इसके बारे में हम रीड करते हैं। नेक्स्ट पेज पे इसका जो डायग्राम है, लुक एट द डायग्राम। ये डायग्राम आपने ड्रॉ करके देखना है प्रैक्टिस नोटबुक के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन, किस तरह से साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो लेट अस रीड W box फर्स्ट। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोन। द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज ए काम एरिया। साइक्लोन का जो सेंट्रल पार्ट है वो बिल्कुल शांत एरिया होता है। इट इज कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म। इसको स्टॉर्म की आई बोला जाता है। द लार्ज साइक्लोन इज वेरी वायलेंटली रोटेटिंग मास ऑफ एयर इन द एटमोस्फेयर 10 to 15 किलोमीटर हाई। तो जो साइक्लोन होते हैं, लार्ज साइक्लोन, बड़े बड़े साइक्लोन, वो बहुत वायलेंटली रोटेट करते हैं, बहुत खतरनाक तरीके से वो रोटेट करते हैं एटमॉस्फेयर की जो एयर है, और उसका जो रीजन है वो 10 से लेके 15 किलोमीटर तक हाई हो सकते हैं। द डायमीटर ऑफ द आई वेरीज फ्रॉम 10 to 30 किलोमीटर। और जो सेंट्रल पार्ट है जिसको हमने शांत एरिया, काम एरिया जिसको कहा है, वो 10 से 30 किलोमीटर तक का हो सकता है। तो इतना रीजन वो कवर करके चलेंगे। इट इज ए रीजन ऑफ फ्री ऑफ क्लाउड एंड हैज लाइट विंड्स। इस रीजन में कोई क्लाउड्स नहीं होते और विंड भी काफी लाइट होती है, लाइट एयर होती है। अराउंड दिस काम एंड क्लियर आई देयर इज ए क्लाउड रीजन ऑफ अबाउट 150 किलोमीटर इन साइज। इस एरिया के अराउंड में नियर अबाउट 150 किलोमीटर तक का जो रीजन होता है जिसके अंदर क्लाउड्स होते हैं। इन दिस रीजन देर आर हाई स्पीड विंड 150 to 250 किलोमीटर पर आवर। और ये आइज के जो अराउंड का जो रीजन है जिसमें क्लाउड्स होते हैं, वहां पे बहुत तेज हवाएं चलती हैं जिनकी स्पीड 150 किलोमीटर से लेके 250 किलोमीटर पर आवर्स तक हो सकती है। एंड थिक क्लाउड्स विद हैवी रेन्स, और बहुत ज्यादा रेन वहां पे होती है। अवे फ्रॉम दिस रीजन
द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज। अब 150 किलोमीटर के बाद का जो रीजन है, वहां पे जो विंड की स्पीड है वो धीरे 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 डिक्रीज होती चली जाती है। द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन इज ए वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बहुत कॉम्प्लेक्स ये फिनोमिना है, बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अ मॉडल इज शोन इन फिगर 18.11। 18.11 में हम इसको देख सकते हैं। तो लुक एट द डायग्राम अगेन। इस डायग्राम को नेक्स्ट पेज पे आप इसको देखिएगा पहले ध्यान से। तो किस तरह से साइक्लोन की फॉर्मेशन होती है। तो जो फॉर्मेशन ऑफ ए साइक्लोन, जो बिल्कुल सेंट्रल पार्ट है, सेंट्रल पार्ट को क्या कहेंगे हम, 10 to 13 किलोमीटर का जो रीजन है, दैट इज द आई ऑफ द साइक्लोन। और जो हाइट है, हाइट ऑफ साइक्लोन कैन बी 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर तक हाइट में हो सकता है। फिर नियर अबाउट 30 किलोमीटर तक का जो रीजन है, 10 to 30 किलोमीटर का जो डायमीटर रीजन है, इसमें क्लाउड्स वगैरह भी आपके पास हो सकते हैं। और यहाँ पे जो विंड की स्पीड है वो नियर अबाउट 150 किलोमीटर से 250 किलोमीटर तक हो सकती है। तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन। Before cloud formation, water takes up heat from the atmosphere to change into vapor. जब तक क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होती, वाटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर से हीट लेता रहता है, वाटर गर्म होता है और चेंजेस इनटू वाटर वेपर। व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू लिक्विड फ्रॉम द रेन ड्रॉप फॉर्म एज रेन ड्रॉप, दिस हीट इज रिलीज टू एटमॉस्फेयर। अभी क्वेश्चन मैंने पूछा था ना, कैन यू does the water give back heat when vapor condenses into liquid? क्या वाटर हीट देता है जब वो कंडेंस होकर दोबारा से लिक्विड वाटर बनता है? तो यस, when the water vapor changes back to liquid form as raindrop, this heat is released to atmosphere। वो हीट सारी की सारी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। द हीट रिलीज टू द एटमॉस्फेयर वार्म द एयर अराउंड। अब जब वो हीट रिलीज हुई है तो उसके आसपास की जो एयर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगी। द एयर टेंड टू राइज एंड कोज ए ड्रॉप इन प्रेशर। और वो जो वार्म एयर है वो ऊपर की तरफ राइज करेगी और उस पर्टिकुलर रीजन का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। मोर एयर रसेस टू द सेंटर ऑफ द स्टॉर्म। तो स्टॉर्म के जो सेंटर है वहां के रीजन कैसा हो गया, लो प्रेशर रीजन, और उसके आसपास का रीजन है हाई प्रेशर रीजन। तो हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन, यानी कि उसके सेंटर की तरफ बहुत तेज तूफान की फॉर्म में एयर मूव करेगी। दिस साइकिल इज रिपीटेड। और ये बार बार रिपीट होता रहता है। द चेन ऑफ इवेंट एंड विद द फॉर्मेशन ऑफ वेरी लो प्रेशर सिस्टम। तो इस तरह की जो चेन जो बार बार चलती रहेगी, बहुत लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट कर देती है विद वेरी हाई स्पीड विंड रिवॉल्विंग अराउंड इट। तो उसके चारों ओर बहुत ज्यादा हाई स्पीड में विंड रिवॉल्व करने लग जाती है। इट इज दिस वेदर कंडीशन दैट वी कॉल अ साइक्लोन। इस पर्टिकुलर वेदर कंडीशन को हम क्या कहेंगे, साइक्लोन। फैक्टर लाइक विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन। साइक्लोन फिर से जब डेवलप होगा, यानी कि बहुत ज्यादा साइक्लोन आगे एडवांस करेगा, तो उसको कौन कौन से फैक्टर उस पर डिपेंड करते हैं, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये वो फैक्टर है जो साइक्लोन की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। तो दिस इज द साइक्लोन। यहां तक के बेटा टॉपिक आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं। तो अभी किसी की कोई डिफिकल्टी है तो आप वन बाय वन पूछ सकते हैं।